Namaskar and hello everyone, welcome back to my channel. So this is Akriti Pandey एंड दिस इज तृप्ति पांडे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हमने करी जिससे हमारे मार्क्स कम हो गए इन 10th स्टैंडर्ड। सो बेसिकली अगर हम उन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो ही हम अच्छे से कर पाएंगे। तो ये जो स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड में है, 9th में है, 11th में मैथ्स ली है, 12th में मैथ्स मतलब जिसकी भी मैथ वीक है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। बेसिकली हम ये स्पेशली 10th स्टैंडर्ड के लिए बना रहे हैं। जो मिस्टेक्स हमने की हैं और कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो हमारे फ्रेंड्स या क्लासमेट्स ने की हैं, हमने उसको ऑब्जर्व किया जिससे उनके मार्क्स रिड्यूस हुए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और मैंने अपने क्लास में भी जिसकी मैथ वीक थी तो उससे वहाँ से भी मैंने ऑब्जर्व करा क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। और तृप्ति पांडे ने अपने टीचर से भी पूछा, सर अक्सर बच्चों की मैथ क्यों वीक हो जाती है। हालांकि मैं भी सोची अपने टीचर से पूछूं लेकिन मुझे डर लग रहा था इसलिए मैं नहीं पूछी। वो यही कहेंगे पढ़ते लिखते तो हो नहीं तुम लोग, तो इसी वजह से मैंने नहीं पूछा। इन्होंने पूछा अपने टीचर से, तो वो सब करके हमने कुछ 8 पॉइंटर्स बनाए हैं जो कि हम बताएंगे आपको। और उन मिस्टेक्स को आप प्रयास करें कि अवॉइड करें। अगर इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करते हैं तो ऑब्वियसली यू गॉट गुड मार्क्स आ जाएंगे। जितनी एबिलिटी रहेगी आपकी उतनी तो आप स्कोर कर ही लेंगे, अच्छा स्कोर कर लेंगे अगर मिस्टेक्स अवॉइड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमें तृप्ति पांडे बताएंगी। तो सबसे एक मेजर रीज़न हो जाता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के बेसिक्स क्लियर नहीं होते प्रीवियस क्लासेस के, जैसे 6 to 9 तक के। तो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े होते हैं प्रीवियस क्लासेस में उस पर हम उतना या तो ध्यान नहीं देते या तो लैक ऑफ रिवीजन की वजह से वो कॉन्सेप्ट हमें भूल जाते हैं जो कि हमें 10th क्लास में काम आते हैं, लेकिन हमें उसको याद ना होने की वजह से तो हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते। तो जो चीज़ है कि हमें पहले अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहिए। अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा बेसिक से पढ़ना चाहिए, तो फिर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हमें आगे प्रॉब्लम नहीं आएंगी। जैसे कि बात रही बेसिक्स की, तो कुछ चीज़ें होती है कि अगर हमारा बेसिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है तो हम आगे अच्छा कर लेते हैं। जैसे मिड पॉइंट थ्योरम है, ये कहीं ना कहीं यूज़ होती है इन 10th स्टैंडर्ड। हाँ, 10th क्लास में ट्रायंगल चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज़ होती है, तो इसीलिए हमें प्रीवियस क्लासेस के कॉन्सेप्ट भी अच्छे से याद होंगे, स्पेशली 9th स्टैंडर्ड के आए थे। हाँ। और मेरे साथ एक जो हुआ कि 8th क्लास की मैथ्स मैंने उतने अच्छे से पढ़ी नहीं थी और अनफॉर्चुनेटली एक क्वेश्चन आ गया मेरे एग्ज़ाम में जिसमें कि 8th क्लास का एक फॉर्मूला यूज़ होता है, क्योंकि मुझे वो याद नहीं था जिसकी वजह से मेरा पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाया मुझसे। तो ये भी एक रीज़न होता है, इसीलिए प्रीवियस क्लासेस के बेसिक्स भी एक बार हमें देख लेने चाहिए। सो एवरीवन, ये इनकी प्रॉब्लम थी। जैसे इन्होंने बताया कि हाँ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तो अगर इनकी मैथ में इसी वजह से लेस स्कोर हुआ। लेकिन मेरी जो मेन प्रॉब्लम थी वो मैं आपको बताऊंगी कि जैसा कि मेरी मैथ 8th स्टैंडर्ड तक बहुत ही अच्छी थी, अच्छी नहीं बहुत ही अच्छी थी। टीचर इवन क्वेश्चंस देते थे और मैं जब तक वो सारे बच्चों को इधर उधर बैठाते थे तब तक मेरा आंसर आ जाता था। मैं इतना फास्ट था और इतने अच्छे तरीके से मैं सारी चीज़ें मतलब सॉल्व कर लेती थी। और मेरे मदर फादर जब जाते थे तो मतलब इस टाइम तो मेरी SST बहुत अच्छी है, लेकिन उस टाइम मेरी मैथ बहुत अच्छी थी। सब लोग मुझे मैथ अच्छा होने के नाते ही जानते थे स्कूल में। बट इन माई 9th स्टैंडर्ड जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैंने 9th से रेगुलर प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। मैं क्या करती थी कि जब एग्ज़ाम नियर आ जाते थे तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती थी। ऐसा लगता था कि हो जाएगा 8th की तरह। कॉन्फिडेंस तो था ही कि 8th तक तो अच्छा था तो 9th में भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये मैं नहीं समझ पाई कि 9th से रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9th से क्या, मैथ अगर आपकी अच्छी करनी है तो रेगुलर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कितनी भी बेसिक्स क्लियर हो, कितना भी आप महा टैलेंटेड हो, कितना भी आप एकदम ज्ञानी हो, एकदम सब चीज़ें आपको आती हो, इवन टीचर्स भी अगर रेगुलर प्रैक्टिस, मतलब टीचर्स कैसे हमें पढ़ा लेते हैं क्योंकि वो हमें डेली पढ़ाते तो उनके प्रैक्टिस में चीज़ें बनी रहती हैं, इसीलिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो मेरा हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जब मेरा UT फर्स्ट था तो उस चैप्टर को मैंने 6 टाइम पढ़ा, 6 टाइम रिविज़न करा मैंने उसका एक दिन में। और तब मुझे जाके चीज़ें ऐसे क्लियर हुई कि मैं आंख बंद के पूरे चैप्टर के टॉपिक वाइज बता दी अपनी फ्रेंड को। जब 6 बार मैंने रिवीजन कर लिया अपने 11th के चैप्टर फर्स्ट को, आंख बंद करके मैं एक्सप्लेन कर सकती थी। तो यहाँ भी वही मैटर करता है कि जब हम किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो या फिर रिवीजन कर लेते हैं तो
अच्छी हो गई मेरी। उसी तरीके से जितना आप मैथ को प्रैक्टिस करोगे आपकी मैथ उतनी ही अच्छी होती जाएगी। और जितना प्रैक्टिस का मतलब है कि रेगुलर प्रैक्टिस करें। आप 1 घंटे प्रैक्टिस करें, 2 घंटे कर रहे हैं, डजेंट मैटर, लेकिन जितना भी करें उतना रेगुलर। ये भी होती, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पूरा दिन मैथ सॉल्व करते रहते हैं और 2-3 दिन पूरा दिन कर लिया, उसके बाद कुछ दिनों बाद 2-4 दिन के लिए एकदम ही छोड़ दिया। तो ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है, क्योंकि हमने रेगुलर करी प्रैक्टिस, कुछ दिनों तक डेली करी, उसके बाद हम अचानक से छोड़ देंगे तो उससे भी हमारी कंटिन्यूटी छूट जाती है, जिसकी वजह से हमें फिर से हम चीज़ें भूलने लगते हैं और हमें प्रॉब्लम आती रहती है। तो चाहे 1 घंटे या 2 घंटे के लिए प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस रेगुलर होनी ज़रूरी है। अब जैसे जिम ही लोग जाते हैं तो कुछ लोगों का होता है कुछ दिन जाएंगे, बहुत ज़्यादा जिम कर लेते हैं, उसके बाद जिम जाना ही छोड़ देंगे। तो उसके लिए जैसे अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम, एक बुक मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर। इसमें बताया गया कि छोटी छोटी आदतें कैसे बड़े बड़े मतलब चेंजेस लाती हैं। टीनी चेंजेस क्रिएट अ रिमार्केबल रिजल्ट्स। ये बुक आप पढ़ सकते हैं। नो प्रमोशन, माय ओन एक्सपीरियंस। आप जाके इस बुक को पढ़ सकते हैं। थर्ड ये है कि कई बार ऐसा होता है जो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स होते हैं, या फिर हमें कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट आ जाता है, तो उसमें हम लोग अपना बहुत टाइम, बहुत दिन और वीक्स, मंथ्स भी बिता देते हैं एक चैप्टर को प्रैक्टिस करते करते, जिसकी वजह से हमें बाकी चैप्टर्स के लिए टाइम कम पड़ जाता है। स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स के साथ ऐसा हो सकता है कि हम अपना टाइम ज़्यादा दे दें, या फिर मेरे साथ ऐसा हुआ था कि ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो हमें पहले से ही हमारे दिमाग में ही रहता है कि ये चैप्टर डिफ़िकल्ट होने वाला है 10th में, क्योंकि सब लोग बोल बोल के हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है। तो जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, तो इसमें एक तो रहता है रेशियोज़ का क्वेश्चंस और एक वैल्यूज़ के क्वेश्चंस रहते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यूज़ जो होती हैं, साइन 30 कॉस 30। और बेसिकली थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो आइडेंटिटीज़ वाला होता है। स्टार्टिंग में मुझे उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और समझ में भी थोड़ा बहुत नहीं आ रहा था, तो मैंने उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी, लेकिन बाद में मैंने उसको मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, जितना शायद मुझे नहीं देना चाहिए था। और कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जिनके लिए टाइम कम पड़ गया, तो ऐसा भी नहीं करना है कि एक चैप्टर पे बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया। हाँ, जो चैप्टर वीक है उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक चैप्टर से तो हमारे क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। चैप्टर तो ओवरऑल मैथमेटिक्स से बनने वाले, इसीलिए हर एक चैप्टर को जितना वो टाइम डिज़र्व करता है उतना हर चैप्टर को टाइम देना चाहिए। अब जैसे बात रही कि कुछ लोग क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड ट्राइंगल, ये सब चैप्टर्स पे कुछ ज़्यादा ही समय दे देते हैं, क्योंकि ये बेसिकली हार्ड होते हैं। लेकिन हमें जैसे और भी चैप्टर्स को ध्यान में रखना है, जैसे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये भी काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है। हाँ। लेकिन लोग इसे हल्के में ले लेते हैं और अक्सर स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन पे ये ध्यान नहीं देते और फार्मूला एग्ज़ाम टाइम में जाके अक्सर लोग भूल जाते हैं। फार्मूलेस का रिवीजन भी अच्छे से होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग फार्मूला याद करते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें वो फार्मूला जो है वो याद ही नहीं आता। तो हमने उस फार्मूले के ऊपर भी कई सारे क्वेश्चन जब तक हम लगाएंगे नहीं तब तक वो फार्मूला हमारे दिमाग में बैठेगा नहीं। और मैंने जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत सॉल्व की थी, बट अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन आया था ट्रिग्नोमेट्री का, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हर एक चैप्टर को अच्छा टाइम देना चाहिए, एक चैप्टर में बहुत ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करना चाहिए। ये नंबर ओवरऑल सारे चैप्टर्स को पढ़ के हमारे आएंगे ना, जैसे परसेंटेज सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को कैलकुलेट करके बनती है, वैसे सारे चैप्टर्स को पढ़ के ही हम, अब मान लो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी एक टफ चैप्टर माना जाता है बेसिकली, तो लोग उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। अब केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत अच्छा मेरा होने से मेरे नंबर नहीं अच्छे आ जाएंगे, इसीलिए हमें सारे चैप्टर्स पर ध्यान देना चाहिए। अब फोर्थ जो टिप है हमारी कि लोग बहुत ज़्यादा बुक्स फॉलो करने लगते हैं। इवन मेरे स्कूल में कुछ बच्चों के पास तो 7-8 बुक्स थी, एड्यू कार्ड की थी और RD शर्मा, RS अग्रवाल और बहुत सारी PW की, ये सब ढेर सारी बुक वो लोग लिए थे। और NCERT को जो है नेगलेक्ट कर देते थे, हाँ, और उसको कहीं अलमारी में रख देते थे। NCERT मतलब कुछ नहीं मानते थे लोग, और RD शर्मा, RS अग्रवाल ये सब करने लगते थे। तो मेरा कहने का सेंस है कि
2 बार एनसीईआरटी कर लो कम से कम, फिर कुछ करना। मेरे हिसाब से तो एनसीईआरटी को एक बाइबल और गीता की तरह मान के हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो मेरे बेसिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, जो बेसिक मैथ ऑप्ट करते हैं, उसमें 90% क्वेश्चन, अब की बार तो 90% क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से आए हुए थे। बेसिक्स में तो मोस्टली क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं, और जिनकी स्टैंडर्ड मैथ्स है उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं साइड बुक से आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एनसीईआरटी को निगलेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी ही बेसिक है। पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर एडवांस क्वेश्चन को हम और अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। कुछ लोगों के बेसिक्स क्लियर नहीं रहते, वो आर.डी. शर्मा सॉल्व करने लगते हैं। मैंने देखा अपने स्कूल में कुछ लोग पूरे साल आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल सॉल्व कर करके भी जो है 60 नंबर 65 नंबर लेकर आए जो है। नो हार्म टू एनीवन, बट मैं उनको कुछ कह नहीं रही हूँ जो अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ, बट हाँ, मेरे कहने का ये सेंस है कि एनसीईआरटी को ज़्यादा फोकस करें। इवन मेरे स्कूल में लोग इतना क्रिएट कर दिया कि मैंने भी एनसीईआरटी को नेगलेक्ट कर दिया। अगर मैंने एनसीईआरटी को एक बार मैंने सॉल्व करी थी, एक बार, और कुछ चैप्टर्स 2 बार किए थे। अगर मैंने जो मैंने अदर बुक्स में अपने टाइम वेस्ट करे, अगर मैंने एनसीईआरटी को 2-3 बार कर लिया होता प्रॉपर्ली ना, तो मेरे मार्क्स और इन्हांस हो जाते, बढ़ जाते। लेकिन क्या बात है ना कि स्कूल में टीचर्स और बच्चे भी इतना माहौल बनाए रहते, इतनी बुक्स स्कूल में लेकर आते कि हमको लगता है कि एनसीईआरटी तो छोड़ ही दो और सब पढ़ने लगो। तो सबसे पहले मेरा ये रहेगा कि आपको एनसीईआरटी करना है। एनसीईआरटी किए बिना नहीं होता है कुछ। ये मैंने पेपर देख के आई, मैं बहुत ज़्यादा मैंने इस पर रिग्रेट किया कि मुझे एनसीईआरटी 1-2 बार और सॉल्व करनी चाहिए थी। इन कंपैरिजन टू अदर बुक्स मैंने फालतू में खरीद ली, मुझे एनसीईआरटी ही करना चाहिए था। और जो स्टैंडर्ड वाले हैं उनको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और वो आर.डी. शर्मा के जो एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो सॉल्व कर लें तो बहुत है इतना। और पीवाईक्यूज़ देखो, पीवाईक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा उन्हें भी कूदने की ज़रूरत नहीं कि पूरी आर.डी. शर्मा जब तक आप नहीं सॉल्व करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। हाँ, कुछ लोग कर लेते हैं, वो अलग की बात है। बेसिकली आर.डी. शर्मा से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं आर.डी. शर्मा से। पहले तो एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद अगर आर.डी. या आर.एस. में से कुछ करनी है तो सिर्फ एक बुक ले लो और उसके एग्जाम्पल्स को पहले सॉल्व करना, क्योंकि हम सारे के सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व करना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि सिर्फ मैथ्स ही नहीं रहती, हमारे और भी सब्जेक्ट्स रहते हैं जिनको हमें पढ़ना रहता है, तो इतना टाइम नहीं रहता है। तो एनसीईआरटी और आर.डी. आर.एस. में से एक बुक ले लो, नहीं उसको नहीं सॉल्व करना तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन सीधे भी आते हैं। अब जैसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं तो मैं उनको नहीं कह रही हूँ, जैसे हमारे तरह जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं मैं उनको ही कह रही हूँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की बात हमारे वीडियोस में नहीं होती है। तो अब हमारी 5 टिप बताएंगी छेत्री। 5th पॉइंट ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं, और जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम नहीं सॉल्व करते। जैसे कि एग्जाम्स में हमारे एमसीक्यूज़ आते हैं, और 2 मार्कर 3 मार्कर 5 मार्कर्स आते हैं, और एक होता है केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो मैंने स्टार्टिंग में कई वीडियोस में भी देखा था और ऐसा बताया गया था कि केस बेस्ड क्वेश्चंस उतने टफ नहीं होते, इजी ही होते हैं, तो हम उसमें अच्छा स्कोर कर लेते। तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं कर लूँगी तो केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो जहाँ से मैंने पढ़ा था, ऑनलाइन पढ़ी थी मैं, तो वहाँ पे भी टीचर्स ने करवाया था, बट वही चीज़ है कि ऐसा बोला गया था कि इजी होगा, कर लेंगे। तो एट लास्ट मैंने 2-3 केस बेस्ड क्वेश्चंस को थोड़ा सा ऐसे निगलेक्ट किया। बाकी सैम्पल पेपर करते टाइम भी उसमें मेरा मैं अच्छे से प्री बोर्ड्स और हाफ ईयरली जब हो रहा था उसमें भी मेरे केस बेस्ड क्वेश्चंस रॉन्ग होते थे, बट मुझे लगता था अभी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, बाद में मैं सॉल्व कर लूँगी, और मेरी मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स केस बेस्ड क्वेश्चन में ही गए। तो इस बेसिकली हमारे कहने का सेंस ये है कि एमसीक्यू, केस बेस्ड, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ये सब टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, केवल एक ही टाइप के क्वेश्चन पे ना भागे जो है। और ये चीज़ें कहाँ से होंगी? ये सब चीज़ें सैम्पल पेपर से होती हैं। तो अब नेक्स्ट चीज़ पे हम चलते हैं कि कुछ लोग होते हैं, जैसे ये हमने भी काम नहीं किया था, ये जो टिप है ये इन्होंने भी नहीं किया था, बट मैंने अपनी क्लास में कुछ लोगों को देखा जो है, जो क्या करते थे, मैथ के आंसर को, सॉल्यूशन को रटते थे। मैंने अपने आंखों से देखा है, जब एग्ज़ाम होता था तो कुछ लोग क्या करते थे, रटते थे आंसर्स को बेसिकली। तो मैं कहना चाहूँगी कि रटिए मत, क्योंकि वो आप रट लेंगे तभी नहीं लिख पाएंगे एग्ज़ाम में, नहीं लिख पाओगे भाई आंसर एग्ज़ाम में मैथ के, रटने से नहीं होता है। वहाँ क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जो डाउट आ रहा है वो टीचर से क्लियर करो, फिर जाके आंसर के वहाँ सॉल्व किया जाता है। मैथ क्या होता है, सॉल्व करना पड़ता है। हम मैथ को रट नहीं सकते हैं, मैथ
कितना रटोगे भाई? एक टॉपिक से हम चाहे तो 1000 क्वेश्चन 5000 क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन अब 5000 क्वेश्चन तो रटोगे नहीं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो उन 5000 क्वेश्चन को सॉल्व करने के एबल हो जाओगे। तो मेरे कहने का सेंस है कि डाउट को क्लियर करो, टीचर से पूछो और क्वेश्चन को रटो मत, सॉल्व करो, ठीक है। तो ये मेरा है बेसिकली। कुछ लोग रटने लगते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गलत ही चीज़ें हैं। इसको बिल्कुल मतलब अगर आप अपने आसपास कोई कर रहा है तो देखें और आप ना करें। बेसिकली मुझे तो हंसी आ रही है इसको बताते वक्त, क्योंकि वो मतलब ऐसे उंगली रखे है 2 + 2 / 2 = 2 पता नहीं क्या क्या, वो 3 = 3 ऐसे करके पता नहीं क्या यार ये लोग रटते रहते हैं। अब जैसे √2 को इरेशनल प्रूव करने वाला मेरे स्कूल में बहुत लोग रटे हुए थे मेरे क्लास में, तो मैं आपको बता रही हूँ जो ये बताया मैंने आपको लर्न करने वाला। अब ये 7 टिप हमें तृप्ति पांडे बताएंगे। तो 7th मिस्टेक ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग NCERT, साइड बुक्स हर चीज़ करते हैं, PYQs भी करते हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करते। तो सैम्पल पेपर मैथ्स में सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम कई बार मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि क्वेश्चंस हमें आते रहते हैं, फिर भी किसी प्रॉब्लम की वजह से हम उन क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाते क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है। तो इसके लिए सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। तो सैम्पल पेपर मैंने सॉल्व तो किया था, लेकिन बहुत लेट सॉल्व किया था। जैसे कि जब मेरे सारे प्री बोर्ड्स वाइवा वगैरह हो गए थे, बेसिकली 2 वीक्स बचे थे, तब मतलब 2 वीक्स क्या 10 दिन बचे थे, तब मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने 4-5 सैम्पल पेपर मैथ के सॉल्व किए थे, उनको एनालाइज भी किया था, लेकिन उन पे वर्क करने के लिए, अपने मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने के लिए उतना टाइम नहीं बचा। तो मेरे टीचर्स ने हालांकि बोला था पहले से ही कि 5-10 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेना, बट हाँ मैंने नहीं किए उस टाइम। तो इसीलिए पहले से सैम्पल पेपर सॉल्व करना चाहिए। और सैम्पल पेपर सॉल्व करने में ही बहादुरी नहीं है, सैम्पल पेपर सॉल्व करके एनालाइज करो कि मिस्टेक्स कहाँ हैं, कि जब आप अपनी गलतियों को जानेंगे तभी इम्प्रूव करेंगे। गलतियों को जाने बिना क्या ही होगा। बहुत लोग 50 सैम्पल पेपर लगाते लेकिन नंबर कम हो जाते हैं। 5 सैम्पल पेपर लगाइए लेकिन उसको एनालाइज करिए, ये मेन चीज़ें होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि हम अपने प्री बोर्ड्स और हाफ ईयरली को हल्के में ले लेते हैं। जैसे हमारे प्री बोर्ड्स और हाफ ईयरली में जब कम मार्क्स आ रहे थे तो हमने सोचा कि हम इम्प्रूव कर लेंगे, जब हमारा बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएगा तो 40 से हम सीधे 80 पे पहुंच जाएंगे, ये हम सोचते थे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप अभी 40 पे हो फिर 80 पे आ जाओगे, जो है ऐसा नहीं होता है। हमें रेगुलर इम्प्रूवमेंट करना रहता है। जब हमारे प्री बोर्ड में 40 आ रहे थे तो हम नहीं 40 से 80 पे नहीं पहुँच जाएंगे डायरेक्ट, मतलब जितना भी आ रहे हो। तो ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम कि बच्चे मतलब स्टूडेंट्स, हम जैसे स्टूडेंट्स नेगलेक्ट कर देते हैं अपने प्री बोर्ड्स को, और स्पेशली इन मैथ्स। और सब में तो हमने नहीं किया नेगलेक्ट, लेकिन स्पेशली इन मैथ हम सोचते थे अरे हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि आपको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। वीडियो लॉन्ग भी हो गई आई थिंक, हाँ इसमें ये थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगी। हाँ, ये प्री बोर्ड्स के मार्क्स जो होते हैं, ऐसा कई बार होता है कि पेपर टफ आता है तो हमें लगता है ठीक है बोर्ड तो इससे इजी आएगा, हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें उतना ज़्यादा निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। करना है ठीक है, हमारे 40s में अगर मार्क्स आ रहे हैं प्री बोर्ड्स में तो हमें करना चाहिए जब नेक्स्ट प्री बोर्ड या नेक्स्ट एग्जाम हो तो हम थोड़ा इम्प्रूव करके उसमें और मार्क्स गेन करें, एटलीस्ट 60 पे पहुँच जाएँ। हाँ, क्योंकि मेरे टीचर ने तो ऐसा बोला था कि अभी 40s पे आ रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा 60s पे पहुँचोगे, सीधा 80 तो नहीं आ जाएगा। और वही हुआ। बाकी सब्जेक्ट्स में तो 90+ 95 तक पहुंच गया, लेकिन मैथ्स में 90s तक हम नहीं टच कर पाए, हम दोनों ही नहीं टच कर पाए। तो इसलिए ये होता है कि प्री बोर्ड्स को, कई बच्चे ये भी होते हैं कि प्री बोर्ड को देना ही नहीं है, ये तो आ रहा है नहीं आ रहा है, प्री बोर्ड देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात ये है कि पहला प्री बोर्ड दिए, जैसे 2-3 प्री बोर्ड होते हैं स्कूल्स में, तो पहले प्री बोर्ड में कम मार्क्स है तो उस पर वर्क करके थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके नेक्स्ट प्री बोर्ड में थोड़े ही ज़्यादा गेन करो, लेकिन थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। और साइंस में इनके 95 आए, साइंस के लिए फुल स्ट्रेटजी वाली वीडियो कमिंग सून। एंड ये सब चीज़ें रही कि ये सब मिस्टेक्स आप अवॉइड करेंगे तो आपके अच्छे स्कोर ऑब्वियसली सी बात आएंगे। बट मैं पता है अगर यहाँ पे 100 बच्चे देख रहे हैं तो एक ही बच्चा अवॉइड करने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।